तो आज हम देखते हैं मोशन के बारे में। मोशन यानी कि गति। मोशन, गति। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो कोई ना कोई वस्तु है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हमें चलता हुआ दिखाई देता है, चलता हुआ दिखाई देता है। वही कोई ऑब्जेक्ट है जो कि दौड़ता हुआ दिखाई देता है, दौड़ता हुआ। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि उड़ता हुआ दिखाई देता है। वहीं कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु है जो कि हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है या जो वस्तु है वो हमें चलता हुआ दिखाई देता है, दौड़ता हुआ दिखाई देता है, उड़ता हुआ दिखाई देता है या घूमता हुआ दिखाई देता है। हमारे चारों तरफ जब भी हम अपने चारों ओर ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो चलता हुआ, दौड़ता हुआ, उड़ता हुआ या घूमता हुआ दिखाई देता है तो हम लोग ये मानते हैं कि वो मोशन में है। हम लोगों को ये आभास होता है कि वो गति कर रहा है। लेकिन वहीं अगर ये चीजें, ये क्रियाएं नहीं हो रही हो तो हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, यानी कि विराम में है। मतलब कि इस बात से ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो अगर चल रहा है, दौड़ रहा है, घूम रहा है, उड़ रहा है तो वो मोशन में है। और यदि वो एक जगह पड़ा हुआ है इसका मतलब कि वो रेस्ट में यानी कि विराम में है। मतलब कि हम लोग को इसमें से समझ में आता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो दशा है, जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि जो वस्तु की दशा है, जो वस्तु की वो जो दशा है वो दो तरीके का है। फिजिक्स में हम ये समझते हैं, हम लोग को ये समझ में आता है कि वस्तु की जो दशा है वो दो प्रकार के हैं। पहला तो ये कि वो मोशन कर रहा है यानी कि वो गति में है, या तो फिर वो रेस्ट में है यानी कि वो विराम में है। अब हम लोगों को यह देखना है कि गति में है और विराम में है। गति में होना या विराम में होना यानी कि मोशन में होना या रेस्ट में होना, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रेन है। ये एक ट्रेन है, इस पर ये बैठा हुआ है राज, इसका नाम राज है। और उसके बगल में बैठी हुई है ये सिमरन, ये जो है वो सिमरन है। और इन लोगों को बाय बाय टाटा करने के लिए आए हुए हैं प्लेटफॉर्म पे बाबूजी, जो इन लोगों को प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। ये हैं बाबूजी। अब यहां पर हम लोग ये समझते हैं कि जो सिमरन है और राज है वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं ट्रेन में। और अब जो ट्रेन है वो धीरे 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 चलना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ना स्टार्ट करती है। और जो बाबूजी हैं वो टाटा बाय बाय करना स्टार्ट करते हैं, टाटा बाय बाय, अपना हाथ हिलाना स्टार्ट करते हैं, बाय बाय करना स्टार्ट करते हैं। तो बाबूजी के हिसाब से सिमरन जो है वो तो मोशन में है यानी कि गति में है, मोशन में है, गति में है। और वहीं राज के हिसाब से जो सिमरन है वो तो रेस्ट में है यानी कि विराम में है। ऐसा क्यों भाई? ट्रेन चल रहा है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में बाबूजी हैं, बाबूजी दूर से टाटा बाय बाय कर रहे हैं दोनों को। मतलब कि ट्रेन जो है वो गति कर रहा है और ट्रेन के साथ साथ राज और सिमरन भी गति कर रहे हैं, ट्रेन के साथ में, ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो बाबूजी के हिसाब से तो सिमरन जो है वो गति कर रही है, राज भी वो भी गति कर रहा है। लेकिन राज के हिसाब से सिमरन जो है वो रेस्ट में है। तो हम लोगों को ये यहाँ पर ये समझना है कि हम लोग राज के हिसाब से चलें या बाबूजी के हिसाब से चलना है हम लोग। तो आंसर है
जिसके भी संदर्भ में हम लोगों को गति को जिसके भी संदर्भ में हम लोग को डिस्क्राइब करना रहता है, हमको उसके हिसाब से चलना है। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम लोगों को बाबूजी के हिसाब से चलना है, क्योंकि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब कि जमीन के संदर्भ में चलना है हम लोगों को, जमीन के संदर्भ में। और जिसके संदर्भ में चलते हैं, जिसके संदर्भ में मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, जिसके संदर्भ में मोशन को देखते हैं, उसे ही हम ऑब्जर्वर कहते हैं, उसे ही हम ऑब्जर्वर कहते हैं। ऑब्जर्वर मतलब हिंदी में उसे प्रेक्षक कहते हैं। ऑब्जर्वर मतलब हिंदी में उसे प्रेक्षक कहते हैं। तो यहां पर अगर बाबूजी को अगर ऑब्जर्वर बनाया जाए तो सिमरन जो है वो चल रही है, सिमरन जो है वो गति में है। और यदि राज को प्रेक्षक बनाया जाए, राज को ऑब्जर्वर बनाया जाए, तो सिमरन जो है वो रेस्ट में है। तो हम लोगों को तो चलना है भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब बाबूजी के हिसाब से चलना है, मतलब कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चलना है, जमीन के संदर्भ में चलना है। मतलब कि यहां पर बाबूजी को हम लोग को ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा। मतलब जब भी हम मोशन को एनालिसिस करेंगे इस पूरे चैप्टर में, तो ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड से हम लोग देखेंगे, चाहे वो चिड़िया उड़ते हुए देखें, ट्रेन को चलते हुए देखें, बस को चलते हुए देखें, कार को चलते हुए देखें, बॉल को गिरते हुए देखें या बॉल को उड़ते हुए देखें। हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे। ग्राउंड में जो रहेगा, जमीन में जो रहेगा, उसे ही ऑब्जर्वर और प्रेक्षक कहेंगे इस पूरे चैप्टर में। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एक मजे की बात बताता हूं आप लोग को, जो रेस्ट में है उसे हम प्रेक्षक बोल रहे हैं। यहां पर बाबूजी यहां रेस्ट में है ना, और ये लोग मोशन में है भाई, ये तो जमीन में है, तो ये तो रेस्ट में ही है। तो जो रेस्ट में है उसे हम ऑब्जर्वर बना रहे हैं, उसे हम प्रेक्षक बना रहे हैं। और राज है वो तो ट्रेन में चल रहा है, ट्रेन में सिमरन के साथ ही साथ, ट्रेन के साथ ही साथ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो उसे हम प्रेक्षक नहीं बना रहे हैं, उसे हम ऑब्जर्वर नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मोशन में है। तो जो रेस्ट में है, अभी के हिसाब से जो रेस्ट में है, यानी कि जो ग्राउंड में है, उसे ही हम प्रेक्षक बोलेंगे, उसे हम ऑब्जर्वर बोलेंगे। लेकिन एक मजे की बात बताता हूं आप लोगों को, एक मजे की बात बताता हूं। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बता देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहे। मजे की बात, मजे की बात यह है कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स है वो मोशन कर रहा है, मतलब कि वो फैल रहा है। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, वो फैल रहा है। मतलब कि जो धरती है वो भी घूम रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मोशन में है। और अदर कोई सेलेस्टियल बॉडीज ले लेते हैं, अगर ये इसको ले लेते हैं, अगर ये कोई मेटियोरॉइड्स है या एस्टेरॉइड्स है या कोई अदर प्लैनेट, ये भी मोशन में है। तो ये भी मोशन में, ये भी अर्थ भी मोशन में, अदर सेलेस्टियल बॉडी है वो भी मोशन में, ये भी मोशन में। तो दोनों मोशन में है। तो इस केस में ऑब्जर्वर किसको लेंगे, इस केस में प्रेक्षक किसको लेंगे? तो ये है, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ये हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये मजे की बात ये है कि ट्रू ऑब्जर्वर तो कोई भी नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। ट्रू ऑब्जर्वर कोई भी नहीं है, क्योंकि रेस्ट में कोई भी नहीं है, रेस्ट में कोई भी नहीं है। सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात होता है। तो रेस्ट में कोई भी नहीं है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि ट्रू ऑब्जर्वर नहीं है। ठीक है, ये तो खैर मजे की बात है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि मोशन के कितने प्रकार होते हैं, गति के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। वैसे देखा जाए तो मोशन के तो ढेर सारे प्रकार होते हैं, खूब सारे प्रकार हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 मोशन को दिया गया है। पहला जो मोशन है वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि सरल रेखा में गति। दूसरा जो है वो है सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन मतलब कि वृत्तीय गति। और अगला जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति। इन तीनों के बारे में हम लोगों को अभी पढ़ना है। और भी ढेर सारे मोशन होते हैं, जैसे कि रोटेशनल मोशन, अगला आ जाएगा कर्वीलिनियर मोशन, अगला आ जाएगा रैंडम मोशन। लेकिन इन लोगों से हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोगों को तो बस ये पढ़ना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है, सर्कुलर मोशन पढ़ना है और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि वृत्तीय गति और प्रक्षेप्य गति का छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़े से फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूला रहेगा बस। मेन जो हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि सरल रेखा में गति, सीधी रेखा में गति। ये पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डील होगा। और डिस्टेंस है यानी कि दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है, वेलोसिटी है यानी कि वेग है, और स्पीड है यानी कि चाल है। ये सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि सरल रेखा में गति, सीधी रेखा में गति के रेस्पेक्ट में, के संदर्भ में मैं डिफाइन करता चलूंगा, आप लोगों को बताता चलूंगा। लेकिन यहां पर आप लोगों को एक मजेदार चीज और बताता हूं, एक जबरदस्त चीज, कि हम लोगों को पता कैसे चलेगा, कोई भी चीज पता लगाने का चीज बताता हूं कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा या सर्कुलर मोशन होगा या स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ये हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो अभी आप लोग के सिलेबस में दिया नहीं गया है, लेकिन ये यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है वो कि एग्जाम में यूज होगा, तो मैं बता देता हूं आप लोग को, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोग को। जो टाइप ऑफ मोशन है वो किस पर डिपेंड करता है, इस चीज पे बात हो रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कब होगा, सर्कुलर मोशन कब होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कब होगा, मतलब कब वृत्तीय गति, कब प्रक्षेप्य गति, कब सीधी रेखा में गति कब होगा, आखिर होगा कब ये चीज, इस चीज पर, मतलब कि किस चीज पर डिपेंड कर रहा है ये चीज, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ मोशन यानी कि गति का प्रकार, गति के प्रकार किस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड किस पर करेगा, तो बता रहा हूं ये किस पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स अपॉन यानी कि निर्भर करता है थीटा पे यानी कि एंगल पे। किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन वेलोसिटी यानी कि वेग एंड एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। मतलब कि जो मोशन का प्रकार है कि वो सीधी रेखा में होगा, वृत्तीय होगा या प्रक्षेप्य होगा, वो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। किस थीटा, थीटा मतलब एंगल, तो किसके बीच का एंगल, एंगल है वो किसी के बीच में तो होगा, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यानी कि वेग और त्वरण के बीच में जो एंगल होगा उसी के ऊपर टाइप ऑफ मोशन है, गति की जो प्रकार है वो डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा वो मैं बताता हूं आप लोग को। जैसे कि मान लेते हैं ये एक डब्बा है, ये एक ब्लॉक है, ये एक डब्बा है, ये एक ब्लॉक है, इसको हम आगे खिसकाना चाहते हैं, मतलब ये आगे खिसक रहा है, मान लेते हैं ये आगे खिसक रहा है, v वेलोसिटी से खिसक रहा है, मतलब वेलोसिटी है कुछ इसमें कुछ वेग है, आगे की ओर कुछ वेग से ये खिसक रहा है। और इस पर जो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरण है, एक्सेलरेशन जो है यानी कि जो त्वरण है, त्वरण वो आगे की ओर है, त्वरण है वो आगे की ओर है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा मतलब कि एंगल, थीटा मतलब कि एंगल इज इक्वल टू, एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। तो जब जब इस बात से हम लोग को यह समझ में आया कि जब जब
वेलोसिटी के जो डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, किसके बीच का, त्वरण और वेग के बीच का एंगल है, अगर वो 0 डिग्री हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, वो डब्बा हो, चाहे बॉल हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि सीधी रेखा में गति, सीधी रेखा में गति करेगा। अब एंगल को चेंज करके देखते हैं, एंगल को हम लोग चेंज करके देखते हैं। एंगल को चेंज करके देखते हैं थोड़ा। अब देखते हैं कि ये त्वरण है, त्वरण एक्सेलरेशन मतलब ए से दिखा रहा हूं ना, और ये जो है वो वेलोसिटी है, मतलब v से दिखा रहा हूं इसको, मतलब वेलोसिटी बोल रहा हूं। ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो जाए, अगर 90 डिग्री हो जाए, मतलब कि ये जो वेलोसिटी है ये ऐसा आगे बढ़ते चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, और आगे बढ़ता हुआ ये वृत्तीय गति का फॉर्म ले लेगा, मतलब सर्कुलर मोशन होने लग जाएगा, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है, सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है, सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है, सर्कुलर मोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एंगल है, ये जो एंगल है, जो थीटा है, वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है, इसी कारण वो सर्कुलर मोशन है। 90 डिग्री मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जा रहा है। इस कारण से जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूं आप लोग को। जो एक्सेलरेशन है उसमें बल समाहित होता है, मतलब फोर्स इनकॉर्पोरेटेड होता है। तो इसमें होता क्या है, ये जो पार्टिकल है, ये तो इधर सीधा जाना चाहता है, सीधा जाना चाहता है, इसकी वेलोसिटी तो इधर सीधा है, मतलब सीधा जाना चाहता है। लेकिन इसको ये जो एक्सेलरेशन, इस पे बल है, वो इधर खींच रहा है, वो लगातार वो इधर खींचते जा रहा है, इधर खींचते जा रहा है, और ये इधर जाना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, लगातार ये सीधा जाना चाह रहा है, लेकिन ये इसको खींचते जा रहा है। मतलब कि जो पार्टिकल है, जो वस्तु है, वो तो सीधा जाना चाह रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि उसमें बल समाहित है, तो वो अपने तरफ खींचता जा रहा है। तो जो खींचता जा रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन होता जा रहा है, सर्कुलर मोशन होता जा रहा है। ये समझ में आया आप लोग को। अब नेक्स्ट केस देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। सीधी सी बात है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यानी वेग और त्वरण के बीच में जो एंगल होगा, वही रेस्पॉन्सिबल होगा, वही जिम्मेदार होगा किस चीज के लिए, टाइप ऑफ मोशन के लिए, कि मोशन किस प्रकार का हो, चाहे वो सीधी रेखा में हो, चाहे वो वृत्तीय रेखा, मतलब कि वृत्तीय मोशन हो। ठीक है ना। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का भी देख लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रक्षेप्य गति है। वो होता क्या है, मान लेते हैं यहां से एक हम भाला फेंक रहे हैं, थीटा एंगल बनाकर भाला फेंक रहे हैं। अब वो भाला ऐसा गया और यहां जाकर जमीन में गिर गया, जमीन में धंस गया। ठीक है, तो इस पर वेलोसिटी तो ये हो गया भाई, ये वेलोसिटी u से दिखा रहा हूं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं, स्टार्टिंग वेलोसिटी को u से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को या खाली जो वेलोसिटी रहता है उसको v से दिखाते हैं। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी है इसको u से, u वेलोसिटी से गया और यहाँ पर v वेलोसिटी से धंस गया। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ है भाई, एक्सेलरेशन कहाँ है इस पर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है वो नीचे होता है, नीचे होता है, यानी g नीचे लगेगा, यही a है, यही एक्सेलरेशन है, जो g है वही एक्सेलरेशन है इस केस पे। तो ये तो लग रहा है इधर की ओर, और ये जो एक्सेलरेशन है वो इधर लग रहा है। ठीक है ना, जो वेलोसिटी है वो तो इधर लग रहा है, वेलोसिटी यानी कि u से दिखा दिया हूं वो इधर लग रहा है, और जो g है, जो एक्सेलरेशन है यानी कि जो g है वो इधर लग रहा है। तो इसके बीच का एंगल जो है वो कितना है, ये थीटा है, ये वाला थीटा,
वेलोसिटी के बीच और एक्सेलरेशन के बीच, यानी वेग के बीच और त्वरण के बीच जो एंगल है, जो थीटा है, वो कितना है? तो ये थीटा ना तो 0 डिग्री है, देख सकते हैं आप लोग, 0 डिग्री तो है नहीं भाई, ये देख लीजिए 0 डिग्री तो है नहीं, और ना ये थीटा 90 डिग्री है। मतलब कि अगर थीटा ना तो 0 डिग्री हो और ना ही 90 डिग्री हो, यानी कि कुछ और हो, तो ये होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कौन सा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा भाई, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कि प्रक्षेप्य गति। तो ये एंगल के ऊपर, यानी कि कोण का निर्भरता आप लोग को समझ में आया, एंगल का जो डिपेंडेंसी है वो समझ में आया कि मोशन को किस तरीके से। अब देखिए इसको अच्छे से और समझाता हूं आप लोग को, जैसे कि सर्कुलर मोशन को बताया ना आप लोग को, वृत्तीय गति को जैसे बताया ना, वैसे इसको बताता हूं। देखिए यहां पर देखिए आप लोग, भाला को हम लोग यहां से फेंक रहे हैं। जब भाला को हम लोग इधर फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने दे दिया, यानी कि एक वेग दे दिया, इसको शुरुआती वेग दे दिया, जो कि इधर जाना चाह रहा है, सीधा सीधा जाना चाह रहा है, वो तो ऊपर सीधा की ओर जाना चाह रहा है, सीधा जाना चाह रहा है। मतलब कि कहने का मतलब है कि हमारे हिसाब से तिरछा जाना चाह रहा है, थोड़ा सीधा तो भाई कुछ अलग को बोलते हैं ना हम लोग। तो ये इस दिशा में मतलब कि जाना चाह रहा है, इस दिशा में जाना चाह रहा है। अब उसको लगातार जो एक्सेलरेशन है वो अपने, अब मैं आप लोग को बताया कि एक्सेलरेशन में बल समाहित होता है, तो एक्सेलरेशन वो नीचे खींच रहा है भाई, नीचे खींचते उसको जमीन में धंसा दे रहा है, ठीक है ना। तो वो तो जाना चाह रहा है सीधा, वो सीधा इधर जाना चाह रहा है इस दिशा में, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, नीचे उसको खींच रहा है, तो वो मोशन कैसा हो रहा है? ऐसा खींच रहा है, तो वो जमीन में जाकर के धंस जा रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज है। अगर मान लो यहां जमीन ना होता, ये जो जमीन है, जमीन अगर नहीं होता, ये जो जमीन है वो नहीं होता, तो क्या होता? ये भी ऐसा मूवमेंट करके, मूव करते हुए सर्कुलर मोशन हो जाता है, ये सर्कुलर मोशन कर लेता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि फिर 90 डिग्री बनने लग जाता इसके बीच, इधर जब 90 डिग्री होने लग जाता, क्योंकि ये जो भाला है वो इधर मूव करता, फिर वो इधर मूव करता, तो अगर इस दिशा में होता तो ये 90 डिग्री बनता, 90 डिग्री बन जाता, मतलब कि यूं मूव करता तो ये 90 डिग्री बनता, तो ये सर्कुलर मोशन बनने लग जाता। तो आप लोग को समझ में आया कि थीटा है, जो एंगल है, उसका मतलब कि काफी रोल है। तो जब ये जो थीटा है ये घूमते हुए जब ये थीटा है घूमते हुए अगर 90 डिग्री बन जाता या जमीन नहीं रहता, तो वो सर्कुलर मोशन करने लग जाता, यूं घूमने लग जाता, ऐसा घूमने लग जाता है, मतलब सॉरी यहां से घूमता है, सेंटर यहां बनता है, इसका सेंटर यहां पे बनता। तो इस तरीके का बात है। तो थीटा समझ में आया, थीटा का जो बात है वो समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन होना है, यानी कि सरल रेखा में गति है, या वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, या प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति। तीनों मोशन है वो किस पर निर्भर करते हैं? थीटा के बीच, थीटा के लिए, थीटा के ऊपर निर्भर करते हैं। थीटा मतलब कि एंगल, और एंगल किसके किसके बीच? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच। वेलोसिटी बोले तो वेग और एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण। इतना समझ में आया? अब तो मजा आ गया ना, अब तो दिखाई भी दे रहा है कि हम लोग को हमको मोशन किस तरीके का होगा, हमको दिखाई दे रहा है भाई। सीधा हम लोग थीटा नाप लेंगे, एंगल देख लेंगे, अगर सीधा है एक्सेलरेशन भी सीधा है, वेलोसिटी भी सीधा है, मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो फिर वो अपने ओर खींचते हुए उसको सर्कुलर घुमा देगा, और अगर वो सर्कुलर ना हो, मतलब कि एक थीटा से एक दिशा की ओर प्रक्षेपित करें, मतलब प्रोजेक्ट करें किसी ऑब्जेक्ट को, और वो थीटा 90 डिग्री भी ना हो और 0 डिग्री भी ना हो, तो अपने ओर खींचते हुए उसको जमीन में धंसा देगा, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा वो। ये समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों चीज तो हम लोगों को समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि सरल रेखा में गति, सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति, और प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति। ये तीनों चीज तो हमको समझ में आ गया, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में है जो थोड़ा डिटेल में है, वो है स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब सीधी रेखा में गति, सरल रेखा में गति। तो टॉपिक लिखते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन।
स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब सीधी रेखा में गति, रेखा में गति, सीधी रेखा में गति, मतलब कि हम लोगों को जितने भी हम लोग पैरामीटर डिफाइन करेंगे मोशन को लेकर, वो स्ट्रेट लाइन के लिए डिफाइन करेंगे, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में, यही हमारे चैप्टर में। तो इसमें सबसे पहला जो पैरामीटर आता है, सबसे पहले जो कारक आते हैं वो हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। काफी कंफ्यूजन रहता है इसमें, कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी क्लियर करता हूं, अभी आप लोग को पूरा समझ में आएगा। पहले तो ये देख लेते हैं कि जो दूरी है वो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब कि अदिश है, और जो विस्थापन है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश है। सदिश मतलब कि दिशा इसमें है, इसके पास जो डायरेक्शन है वो है, डायरेक्शन है, और इस पर डायरेक्शन जो है वो नहीं है, डायरेक्शन इसमें नहीं है, इसमें तो डायरेक्शन है। तो कैसे है उसको एक एग्जांपल से समझेंगे, अभी समझ में आ जाएगा पूरा। डिस्प्लेसमेंट के पास दिशा होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, और डिस्टेंस के पास डायरेक्शन या दिशा नहीं होता है। क्यों, कैसे समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। समझ में आ जाएगा अभी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, ये घर है, ये पार्क है, अब पार्क में कोई इंतजार कर रहा है, पार्क में कोई इंतजार कर रहा है। चलो मान लेते हैं कि ये है कैटरीना, इधर भाई अपना सल्लू भाई सलमान। तो कॉलेज से लेकर जो घर है, किसका घर, सलमान का घर, क्या बोलते हैं भाई उसको, गैलेक्सी अपार्टमेंट, मान लेते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट। तो ये तो है 4 मीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और घर से जो पार्क की दूरी है वो है 3 किलोमीटर, और सीधा कॉलेज से लेकर के सीधे पार्क अगर जाना है डायरेक्ट तो वो है 5 किलोमीटर। तो ये कॉलेज है, गैलेक्सी है, मतलब घर है, होम है, गैलेक्सी होम लिख देता हूं भाई इसको, और ये पार्क है। तो सलमान को जाना है कैटरीना से मिलने के लिए, सलमान को जाना है कैटरीना से मिलने के लिए, तो वो कौन सा रास्ता अपनाएगा भाई, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर उसको घूमते घामते आराम से घर से कुछ काम करते हुए जाना है, घर पे कुछ काम हो, तो ये वाला इस वाले रास्ते पे जाएगा, इस वाले रास्ते पे जाएगा। और उसको डायरेक्ट जाना है जल्दबाजी में जल्दी से, तो ये इस वाले रास्ते में जाएगा, सीधा कॉलेज से पार्क जाएगा। तो इसमें अगर सलमान जो है, अब वो अपना बाइक उठाता है, बाइक उठाकर बाइक स्टार्ट करके वो पहले घर जाता है, 4 किलोमीटर घर गया, फिर 3 किलोमीटर पार्क जाता है कैटरीना से मिलने के लिए। तो इस केस में डिस्टेंस यानी कि दूरी कितना हुआ, दूरी हो जाता है
4 किलोमीटर धन 3 किलोमीटर यानी कि 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दूरी होगा। 4 धन 3 7 किलोमीटर दूरी होगा। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा? तो भाई विस्थापन मतलब क्या होता है? विस्थापन मतलब क्या होता क्या है? विस्थापन मतलब विस्थापित होना। सरल भाषा में आप समझिए, सरल भाषा में समझिए। विस्थापन मतलब विस्थापित होना। सलमान कितना विस्थापित हो, भले ही वो किसी भी रास्ता में जाए, कितना शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने को ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वो कॉलेज से लेकर के पार्क तक अगर ये सीधी रेखा बनाया जाए, डायरेक्ट ये जो रेखा बनाया जाए, डायरेक्ट लाइन बनाया जाए, तो वो होगा 5 किलोमीटर का। मतलब कि विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 किलोमीटर का होगा। ठीक है, तो विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यहीं से परिभाषा भी आता है और फॉर्मूला भी आता है। देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कंपैरिजन करते हैं थोड़ा। इतना तो अपने को समझ में आ गया। ये जो पिक्चर है वो तो क्लियर है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है कि डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस यानी कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, इस चीज को समझते हैं। ये जो है डिस्टेंस जो है, जितना दूरी जाया जाता है, मतलब जो 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 रास्ता, जिस रास्ते पर चला गया, मतलब कि पाथ लेंथ, पाथ लेंथ जो है मतलब जो रास्ता है, रास्ता का जो लंबाई है, रास्ता का जो लंबाई है, उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं, उसे ही हम दूरी कहते हैं। रास्ता का जो लंबाई, जिस पर चल कर गया हो, जिस रास्ते पे चल के गया हो। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बोलेंगे। विस्थापन किस चीज को बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट किस चीज को बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि जो फाइनल पोजीशन है वहां से लेकर के, जो इनिशियल पोजीशन है वहां से लेकर के फाइनल पोजीशन का जो कम से कम दूरी है, उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मतलब कि अगर सलमान और कैटरीना वाला बात देखें तो भाई यहां पर तो अपन कैटरीना को रख दिए थे, यहां पर भाई अपना सलमान खान है। ये यहां से जाते हुए 4 मीटर गया और फिर ये 3 किलोमीटर गया और 4 किलोमीटर गया। तो ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पर वो गया, उसे तो हम डिस्टेंस बोलते हैं। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब छोटा दूरी, कम से कम दूरी, जो कि फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, यहां गया सलमान, यहां पर आ गया, तो ये फाइनल पोजीशन है। और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, या इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसे ही हम विस्थापन कहेंगे। और सरल भाषा में, सबसे आसान भाषा में समझें तो जितना विस्थापित हो जाता है, जितना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जो शिफ्टिंग है वही डिस्प्लेसमेंट है। इस चीज को आप समझ के रखिए। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं, इसी एग्जांपल से समझते हैं इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है। अभी बचा हुआ है, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पूछेगा, क्या हो सकता है वो। तो अब हम देखते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन के बीच कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये देखते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बड़ा कौन है। तो जाहिर सी बात है, पिछले एग्जांपल से आप लोग को भी क्लियर हुआ होगा कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है, वो जो दूरी है वो बड़ा है भाई डिस्प्लेसमेंट से। ये तो देखने को ही मिलता है।
अपन ने पिछले एग्जाम्पल में ही देख लिया। लेकिन ये तो याद होना ही चाहिए, ये आप लोग के उसमें पूछ देगा। लेकिन एक चीज और है, डिस्टेंस जो है वो, ये तो जनरल केस है, जो ये पहला वाला जो बताया ना, ये जनरल केस है, जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन अगर पूछा जाए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। कैसे, ये भी याद रखना है। ये दोनों केस हो सकते हैं। कैसे, वही देख लेते हैं अपन, सलमान वाला। मान लो सलमान है, वो अपने घर ना जाकर के सीधा पार्क जाता है कैटरीना को मिलने के लिए। यहाँ पे घर है इसका, यहाँ पर होम है, और वो सीधा इस रास्ते में जाता है। तो डिस्टेंस भी यही हो गया, डिस्टेंस भी यही हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया। डिस्प्लेसमेंट ये क्यों हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी ये क्यों हुआ? देखिए, डिस्टेंस तो भाई इस रास्ते में गया इसलिए ये डिस्टेंस हुआ। मैं बताया आप लोग को, जिस रास्ते में जाएगा वही डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो छोटा से छोटा, जो मतलब कि सबसे छोटा, जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, जो कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में है। तो फाइनल पोजीशन तो ये हो गया, यहाँ सलमान पहुँच गया, और यहाँ सलमान पहुँच गया, यहाँ से लेकर के सलमान इधर जाता हुआ यहाँ पहुँच गया। और इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये ए वाला है, और ये फाइनल पोजीशन ये वाला है, सी। मान लेते हैं ये होम है, वो बी है। तो ए से सी ये फाइनल पोजीशन है, ए से सी ही तो जाना फाइनल पोजीशन है। तो यही डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। मतलब इसको हम शॉर्ट में की पॉइंट बनाकर ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा भी हो सकता है और इज इक्वल टू भी हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि जो दूरी है ये फाइनल फॉर्म, मतलब फाइनल फॉर्मेट होगा हम लोग का, याद रखने के लिए ये फाइनल फॉर्मेट होगा। मतलब कि जो दूरी है, इसको तो दूरी बोल देते हैं ना, डिस्टेंस को दूरी, दूरी है, और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन। वो छोटा भी, मतलब वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है किसके, विस्थापन के। ये चीज हम लोग को याद रखना है, ये चीज हम लोग को याद रखना है। तो जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सीधी रेखा में मूव करेगा, तो ये वाला बात आ जाएगा, ये वाला, मतलब कि ये वाला बात आ जाएगा। और वैसे तो ये वाला बात है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 देखते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये है बबलू, बबलू अब ये ए पोजीशन से लेकर के बी पोजीशन तक जाता है। मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर जाता है वो, ए पोजीशन से लेकर बी तक जाता है वो, ए से बी तक गया वो। ए से बी तक गया 10 किलोमीटर, ए से बी तक जाता है, बबलू जो है वो ए से बी तक जाता है, और फिर वहां से वापस घूमता हुआ वापस आ जाता है, वापस ए में आता है और वापस ए में आ जाता है, और ए से आगे बढ़ते हुए 5 किलोमीटर आगे निकल जाता है सी पोजीशन पर, सी पोजीशन पर। ठीक है, तो इस पर देखते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल होगा, क्या मतलब कि इस पे क्या 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 होता है, मतलब इस पे। तो पहला केस देखते हैं कि बबलू है वो ए से लेकर के बी तो जाता है, बी तक जाता है, तो इसमें डिस्टेंस कितना हो गया बताइए आप लोग, डिस्टेंस कितना होगा? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर होगा, दूरी 10 किलोमीटर होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट भाई वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे सीधी रेखा पे जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर होगा। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट केस, फर्स्ट केस। अब देखते हैं दूसरा केस देखते हैं।
बबलू है वो बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है, फिर वापस घूम करके वापस वो ए में आके रुक जाता है। तो सेकेंड केस में देखते हैं, सेकेंड केस में क्या हो रहा है। डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर आया, मतलब कि ये तो भाई 20 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस है वो दूरी है जो वो 20 किलोमीटर हो गया। ये 20 है ना, 20 किलोमीटर हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए भाई इसको। ये तो भाई ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी है। तो ये बी तक तो गया और बी से फिर वापस ए में आ गया, मतलब फाइनल पोजीशन कौन सा है, ए, और इनिशियल पोजीशन भी ए, मतलब कि 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर आया, मतलब कि 0 किलोमीटर, मतलब कि जीरो डिस्प्लेसमेंट है। मैं आप लोग को आसान भाषा में बताया था ना आप लोग को कि जितना डिस्प्लेस हुआ, जितना शिफ्ट हुआ, तो भाई ये बबलू है वो बी तक गया, ए से बी तक गया और बी से फिर ए में आ गया, मतलब कि इनिशियल पोजीशन ए है, फिर फाइनल पोजीशन भी ए है। मतलब डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग कितना हुआ, शिफ्टिंग तो हुआ ही नहीं ना, अपने ही फाइनल पोजीशन पे, अपने ही इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो शिफ्टिंग कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो 0 हुआ। सीधा देख के बता सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलेगा। और अगर तीसरा केस देखें, थर्ड केस देखते हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये है कि बबलू जो है वो ए से बी जाता है, बी से फिर सी जाता है, तो डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी जाता है, बी से ए, फिर ए से सी तक जाता है ना घूम के। तो भाई ए से बी गया तो 10 हो गया, बी से ए आया तो फिर 10 हो गया, और ए से फिर सी जाता है मतलब फिर 5 हो गया, मतलब 25 किलोमीटर हो गया, 25 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन ए से सी देखेंगे। आखिरकार इनिशियल पोजीशन, ये तो इनिशियल पोजीशन, शुरुआत का जो पोजीशन है वो ए है ना, इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन सी है। तो हम लोग को फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना पड़ता है, तो फाइनल पोजीशन सी है, तो सी और ए के बीच की दूरी जो है कितना शिफ्ट हुआ, तो कहाँ से शिफ्ट हुआ, इनिशियल पोजीशन से। इनिशियल पोजीशन ए है, ए से सी यानी कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो है वही डिस्प्लेसमेंट है। ये समझ में आया आप लोग को, ये समझ में आया। मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है, आप लोग ध्यान दीजिए ना, आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा अच्छे से देखिए इसको, कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, वो 0 कब हो सकता है, जब डिस्टेंस 0 होगा, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा, जो वस्तु है वो विराम में रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। और अगर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जो है, विस्थापन है वो अगर 0 हो गया, मतलब कि जो वस्तु है, यानी कि इस केस में बबलू को देख लेते हैं, बबलू जो है वो बी तक गया और ये वापस आ गया, मतलब वो रेस्ट में हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अगर 0 हो, विस्थापन अगर 0 हो, इस चीज को अच्छे से समझिए, तो वो रेस्ट में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। और या तो वो अपना इनिशियल पोजीशन से, यानी कि शुरुआत का जो पोजीशन था, शुरुआत का जो पोजीशन था वहां से गुजर रहा हो सकता है, गुजरते वक्त भी, इस पोजीशन पे आते वक्त भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा, मतलब कि या तो रेस्ट में होगा, या तो विराम में होगा, या तो इनिशियल पोजीशन से गुजर रहा होगा। तो इतनी सी बात है भाई डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की, तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है या डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि
ये बबलू यहां आ गया, ये बॉल को ऊपर उछालता है, ऊपर बॉल को उछालता है, फिर जो बॉल है वो उछलने के बाद फिर से वो उस बॉल को कैच कर लेता है, फिर से उस बॉल को कैच कर लेता है। ये तो पहला केस हो गया। तो पहला केस ये हो गया। और दूसरा केस में देखते हैं कि जो बबलू है वो बॉल को ऊपर उछालता है, बॉल को ऊपर उछालता है और बॉल जो है वो जमीन पर गिर जाता है, जमीन पर धंस जाता है, मतलब जमीन पर आकर रुक जाता है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करते हैं, इससे आप लोगों को काफी समझ में आएगा। तो इसमें देखते हैं इसमें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो भाई ये मान लो 5 मीटर गया ऊपर, 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, मतलब कि इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस विल बी 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि शिफ्टिंग ना, शिफ्टिंग, शिफ्ट कितना हुआ, बॉल तो अपने जगह पे वापस आ गया ना, बॉल अपने जगह पे वापस आ गया, मतलब 0 होगा भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगा। वहीं देखते हैं कि अगर बबलू जो है वो ऊपर फेंकता है बॉल को ऊपर फेंकता है, ऊपर पहुंचता है बॉल और फिर वो नीचे आकर जमीन पर जब गिरता है, जमीन पर जब गिर जाता है, तो बबलू के हाथ से जमीन की जो दूरी है उसको मान लेते हैं हम लोग, कोई भी कुछ भी दूरी मान लेते हैं, मान लेते हैं 2 फीट मान लेते हैं, 2 फीट मान लेते हैं। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई 2 फीट होगा, सीधी सी बात है। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 5 मीटर, तो वो ऊपर गया, अब 5 मीटर वो नीचे आया, यानी 10 मीटर तो ऐसे ही हो गया, और 2 फीट और, ठीक है ना, वो डिस्टेंस होगा। वो फीट को फिर अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे, मीटर पे, ठीक है। तो जितना भी मीटर होता है वो होगा, ये मैं कॉन्सेप्ट बस बता रहा हूं अभी। तो कॉन्सेप्ट ये समझिए कि जितना ये ऊपर गया, मतलब कि 5 मीटर ऊपर गया, फिर 5 मीटर नीचे आया, फिर 2 मीटर, मतलब 5 मीटर 2 फीट, 5 मीटर धन 5 मीटर धन 2 फीट, 2 फीट ना। तो अब 2 फीट कितना मीटर होता है उस चीज को अपन को यहां पे डाल के इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात है। तो हम लोगों को ये समझना है कि ये जो बबलू का केस है, मतलब ये जो बबलू का केस है, तो इस पर हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव हो सकता है या डिस्टेंस क्या नेगेटिव हो सकता है। तो डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा भाई, डिस्टेंस जो दूरी है वो कभी भी नकारात्मक नहीं होता, हमेशा ऋणात्मक नहीं होता, मतलब ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है, हमेशा धनात्मक होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होता है, तो आप देख ही लिए, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे, इस केस में नेगेटिव हो गया डिस्प्लेसमेंट, इस केस में साइन भी लगाना पड़ेगा हम लोग को, क्यों, क्योंकि जिस दिशा में गति कर रहा था उसके विपरीत दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये 2 फीट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो -2 फीट ऐसे लिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज से हम लोग को समझ में आता है इनिशियल पोजीशन से ये विपरीत दिशा में, जिस दिशा में हमने मोशन कराया उसके विपरीत दिशा में ये डिस्प्लेस हो गया। तो इस कारण हम लोग इसको नेगेटिव भी बोलते हैं, मतलब नेगेटिव में भी होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी होगा, यानी कि विस्थापन जो है, विस्थापन जो है वो 0 भी होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। ये याद रखिएगा आप लोग। ये तो भाई पूछ देगा, ऑप्शन में पूछ देगा, कभी भी पूछ देगा, तीनों ऑप्शन दे देगा या कुछ नहीं बोल देगा, लास्ट में चौथा ऑप्शन कुछ नहीं बोल देगा। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों होता है, इनमें से तीनों होता है, दे देगा एक ऑप्शन ये दे देगा। तो विस्थापन जो है वो तीनों होता है और दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। ये समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी मतलब कि चाल
और वेग, चाल और वेग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब वेग बराबर विस्थापन बटा समय। स्पीड बराबर तो डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब कि जो स्पीड है उसका यूनिट देखते हैं, उसका यूनिट क्या होता है। डिस्टेंस तो मीटर होता है और टाइम तो सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होगा। वहीं वेलोसिटी का यूनिट भी यही होगा। डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड और स्पीड का भी मीटर पर सेकंड। पर ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है उस चीज़ को भी देखेंगे। इनका डायमेंशन जो है, डायमेंशन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। इसका भी m/l/t-1 ये होगा। m का 0 होगा ना, m 0 मतलब कि l/t-1 ये होगा। और यहाँ भी डायमेंशन, जो डायमेंशन होगा वो l/t-1 होगा। तो दोनों ही केस में यूनिट और डायमेंशन, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट और डायमेंशन दोनों चीज़ सेम है। ये तो हम लोग को समझ में आया। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ। मतलब डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन यहाँ डाल देंगे तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोग टोटल टाइम टेकन डाल देंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि एवरेज होता क्या है, इसको पहले समझते हैं कि एवरेज होता क्या है, फिर एक क्वेश्चन से क्लियर करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, वो हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं कि एवरेज क्या होता है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होता क्या है। पहले एवरेज को देखते हैं, एवरेज होता क्या है। तो देखते हैं कि एवरेज वैल्यू है क्या चीज़, एवरेज वैल्यू है क्या चीज़। एवरेज स्पीड को ही देख लेते हैं, उसी से वेलोसिटी का अंदाज़ा लग जाएगा। एवरेज वैल्यू है क्या चीज़, इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे को कहीं जाना है, इस कार से मुझे कहीं जाना है, और मैं कहीं पहुंच जाता हूं। मान लेते हैं कि इस कार से मुझे कहीं जाना है और मेरा कोई वेट कर रहा है। मान लेते हैं कि मेरा कोई वेट कर रहा है, somebody is waiting for me, राइट। और मुझे जाना है वहाँ, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है। मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर का है, डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर का है। अब मुझे कहीं जाना है, मैं 8 बजे निकला हूँ, 8 बजे निकलता हूँ और 10 बजे वहाँ पहुँच जाता हूँ। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैं कार चलाता हूँ और कार चलाकर 8 बजे निकलता हूँ। स्टार्टिंग 8 बजे होता है मेरा निकलने का, और 10 बजे वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मुझे टाइम लगता है 2 घंटा। मतलब 8 से 10 तो 2 घंटा हो गया ना, तो 2 घंटे का टाइम लगता है मुझे, 8 से 10। अब मेरे वहाँ जाने के बाद वो पूछती है
कि तुम कितने बजे निकले थे। मैं बताता हूँ कि मैं 8 बजे निकला था। फिर वो अपना घड़ी देखती है और घड़ी देखकर बोलती है कि अभी 10 बज रहे हैं। और ये तो पता है उसको कि वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो, मतलब कि 2 घंटा लगे करके उसको भी पता चल गया, 2 घंटा लगे करके उसको भी पता चल गया। अब वो निकालेगी एवरेज स्पीड, अब वो निकालेगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को औसत चाल बोलते हैं ना, इसको औसत चाल बोलेंगे। औसत, एवरेज मतलब औसत, स्पीड मतलब चाल, औसत चाल ना, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालेगी, वो बोलेगी 100 किलोमीटर बाय टाइम टेकन, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो गया और टोटल टाइम 2 आवर हो गया, मतलब कि 120 मिनट, हाँ मतलब 2 आवर हो गया, मिनट में नहीं लेते हैं, आवर में ही लेते हैं, 2 आवर हो गया। मतलब कि ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ये निकालने के बाद वो मुझको बोलती है कि अच्छा तुम 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आए हो, मतलब 50 किलोमीटर के हिसाब से 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर किए हो और अगले घंटे में भी 50 किलोमीटर कवर किए हो, मतलब ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया, ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। लेकिन उसको क्या पता भाई, उसको क्या पता कि रास्ते में कहीं गाय आ गया हो, कहीं ट्रैफिक जाम हो गया हो, कहीं मैं धीरे चलाया हूँ, मतलब कि कहीं मैं 100, कहीं मैं 50 से ज़्यादा भी स्पीड में चलाया हूँ, कहीं 50 से कम भी चलाया हूँ। वो तो एवरेज मिलकर आ रहा है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर का जो वैल्यू आ रहा है वो तो एवरेज आ रहा है। लेकिन कहीं मैं ब्रेक भी लगाया हूँ, कहीं फुल स्पीड से गया हूँ 50 से भी ज़्यादा से, तो वो एवरेज मिलाकर वो सारा चीज़ों को जोड़ने के बाद और टाइम का जो जितना भी टाइम लगा उसको टोटल टाइम टेकन को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो 50 किलोमीटर आ रहा है। लेकिन सामने वाला क्या समझता है, सामने वाला क्या समझता है कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ड्राइव करके गया हूँ, कार को ड्राइव करके गया हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। तो एवरेज वैल्यू होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। एवरेज वैल्यू वो होता है जो कि एवरेज देता है, औसत देता है, मतलब सभी लोगों को जोड़ कर देता है। मतलब मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मेरी जो गाड़ी है वो इस पॉइंट पे किस स्पीड से चल रही थी, तो वो कुछ अलग वैल्यू आएगा, और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे इस पॉइंट पे किस स्पीड से चल रही है वो भी कुछ अलग आएगा। लेकिन ये बोल रही है कि 50 किलोमीटर 1 घंटे में 50 किलोमीटर के हिसाब से चले, फिर दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर के हिसाब से चले, यानी कि 100 किलोमीटर तुम 2 घंटा में ट्रैवल कर लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एवरेज वैल्यू वैसा है ही नहीं। एवरेज वैल्यू जो दिखता है वैसा होता नहीं है। उसको तो ऐसा लग रहा है कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो है इसे ही हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं, ये जो निकल के आया इसे ही हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं। फिर चाहे वो एवरेज स्पीड के लिए निकालें या एवरेज वेलोसिटी के लिए निकालें, एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, तो ये समझ में आया एवरेज वैल्यू क्या होता है, जो कि रियल में होता नहीं। एवरेज वैल्यू रियल में होता नहीं, वो तो हम सम टोटल करते हैं, फिर उसको डिवाइड करके फिर टाइम का सम टोटल करके उसको डिवाइड करते हैं, तो वो जो निकलता है उसको हम लोग एवरेज वैल्यू बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड इस तरीके से आता है, जो कि रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन लोगों को लगता है, लोगों को लगता है वैसा। ठीक है, ये समझ में आया। अब अगला चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक स्विमिंग पूल है, यहां पर ये स्विमर खड़ा है, यहां से स्टार्ट करता है, स्विम करते हुए जाता है और स्विम करते हुए वापस आता है, फिर यहीं पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 90 मीटर का है, 90 मीटर, और जो टाइम जाने आने दोनों में जो लगता है, वो जो दोनों में जो टाइम लगता है कवर करने में, इसको जाने में भी और आने में भी, वो है 1 मिनट का समय लगता है। इसमें 1 मिनट समय लगता है इसको जाने में और आने में। 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड ना, ये लगता है। तो बताइए कि एवरेज स्पीड इसका क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। वही अपने को फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है अपने को, फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट करना है।
जैसे कि कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, ये गया 90 और आया 90, मतलब 180, और जाने आने दोनों में टाइम लगा इसको 60, मतलब कि 3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि जाने आने दोनों को हमने कैलकुलेट किया। टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो जाने में और आने में, जाने और आने दोनों को मिलाए तो 180 हो गया, 180 मीटर, 180 मीटर, और जाने आने दोनों का समय 60 सेकंड लग रहा है करके क्वेश्चन में दिया है। वहीं एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब यहां पर ट्विस्ट, अब यहां पर ट्विस्ट है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताइए आप। अरे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, जीरो हो गया, जीरो बाई समथिंग, जीरो बाई समथिंग इज इक्वल टू जीरो, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ जीरो आ गया और यहाँ एवरेज स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये जाता भी है और आता भी है, मतलब इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल जो पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन पे वो वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, मतलब कि जाता है फिर वापस आता है इनिशियल पोजीशन पे। तो शिफ्टिंग कितना हुआ इसका, जीरो हो गया भाई। और शिफ्टिंग को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, मैं तो आप लोग को बताया हूँ। इनिशियल पोजीशन पे ही आके फाइनल पोजीशन इसका हो जाता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल जीरो हो जाता है, क्योंकि जितना गया उतना ही आया, तो जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब कि वेलोसिटी भी यहाँ पर जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया। तो ये होता है डिफरेंस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। ये आप लोग को समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण। इसको आप लोग अच्छे से समझिए। ये भी एक पैरामीटर है मोशन का, जिसको कि समझना काफ़ी जरूरी है। इसके बाद ही हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को डील कर पाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन को समझना काफ़ी जरूरी है। वेलोसिटी तो समझ गए हम लोग, अब एक्सेलरेशन को समझना है। टाइम भी समझ गए, और टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से ही वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बनते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनते हैं। उससे पहले हम एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं अच्छे से। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन, मतलब कि वेग में बदलाव, वेग में बदलाव बटा समय। ये है भाई, ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को यू से और टाइम टेकन टी से। ये तो हमारा फॉर्मूला है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी में बदलाव, वेलोसिटी में बदलाव, बदलाव मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल ये आ गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग यहाँ वी माइनस यू लिखेंगे, वी माइनस यू। ये फॉर्मूला है भाई, ये अपने को याद रखना है, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का, त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन ये भी याद रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन में इंपॉर्टेंट है वो एक्सेलरेशन का ही है। डायमेंशन होता है, ये एम तो नहीं होता भाई इसमें, एल टी माइनस टू, दिस विल बी द डायमेंशन। ये डायमेंशन है इसका, एल टी माइनस टू, ये डायमेंशन है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब, वेक्टर क्वांटिटी मतलब
मतलब कि सदिश राशि, सदिश राशि, ये आप लोग को याद रखना है। इतने चीज एक्सेलरेशन के बारे में याद रखना है। क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, त्वरण का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि वेग में बदलाव बटा समय, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी से दिखाएंगे, u को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी से दिखाएंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। इस फॉर्मूला को लेते हैं एक एग्जांपल। मान लेते हैं कि ये एक साइकिल है, साइकिल साइकिल है, साइकिल पे बंदा बैठा हुआ है, पैडल मार रहा है और साइकिल को चलाते हुए वो आगे की ओर बढ़ना चाहता है, आगे की ओर बढ़ना चाहता है, अभी बढ़ा नहीं है। तो ये u मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो है, जीरो से स्टार्ट करता है, इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो है। और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, ये पैडल मारता हुआ 6 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाता है। 6 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से स्पीड पकड़ लेता है पैडल मारते हुए, स्पीड बढ़ाते हुए। लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया है? u इक्वल टू 0 से। तो ये बताइए कि एक्सेलरेशन इसमें कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सीधी सी बात है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टाइम टेकन। अब टाइम है, टाइम भी यहाँ पे बताना होगा, कितना टाइम में इतना स्पीड पकड़ लिया भाई, 30 सेकंड में पकड़ लिया, मान लेते हैं 30 सेकंड में पकड़ लिया। सबसे पहले ये साइकिल पकड़ा हुआ है बंदा, मान लेते हैं कि ये राजू है, राजू जो है वो साइकिल चला रहा है। अब साइकिल चलाने से पहले वो 0 से स्टार्ट करता है, मतलब उसका स्पीड 0 होता है। अब 0 से स्टार्ट करने के बाद, 0 से स्टार्ट करने के बाद वो 30 सेकंड में अपना स्पीड बढ़ा लेता है 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। उसका जो वेलोसिटी होता है वो 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ जाता है, मतलब कि 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन, मतलब 30। तो 6 बाय 30 मतलब कि कितना हो गया ये? अरे 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका एक्सेलरेशन हो गया। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन हम लोग को क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की ओर। अब हम बढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की ओर। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब कि गति के समीकरण, गति के समीकरण। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हम लोग को याद रहना चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हम लोग को याद रहना चाहिए। यहां पर v जो है, v फाइनल वेलोसिटी, v को हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। a यहां पर एक्सेलरेशन है, मतलब कि त्वरण है, और t यहां पर टाइम। ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला, s बराबर, s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब फिर टाइम। ठीक है, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। v स्क्वायर, v मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन,
एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये तीन फॉर्मूला हम लोग के जो सामने में है, तीनों फॉर्मूला रटा होना चाहिए। और फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, मान लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखते हैं। इसी पे क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल्स इसी पे आएंगे। बोलेगा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी, या यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैं दौड़ रहा था, मैं दौड़ना स्टार्ट किया, तो उसमें स्टार्ट किया दौड़ना तो भाई 0 आएगा इनिशियल वेलोसिटी। और दौड़ते 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 मेरा एक्सेलरेशन है वो इतना हो गया, इतने टाइम में इतना हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो v इक्वल टू यू का पुट करेंगे, a इंटू टी पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो इन तीनों इक्वेशंस पे एक एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, ताकि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए ये जो इक्वेशंस है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक एक क्वेश्चन में करा देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी पे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पे देखते हैं। हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मान लेते हैं क्वेश्चन बनाता हूं मैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन है वही वाला बना देते हैं, साइकिल वाला या बस वाला बना देता हूं मैं। ये एक बस है, बस यहां ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर बस चला रहा है, बस चलाकर आगे बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है, ये बस स्टैंड से स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में रेस्ट में रहता है, रेस्ट में रहता है। अब स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने के बाद ये धीरे 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 इसका जो एक्सेलरेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? काफ़ी बढ़ जाता है। मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। एक्सेलरेशन जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, पर सेकेंड स्क्वायर ना, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन हो जाता है, और वो कितने टाइम में होता है? एक्सेलेटर दबाता है, मान लेते हैं 10 सेकेंड लगता है इसको। 10 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलेटर दबा देता है ये। तो बताइए कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये पूछ रहा है। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इसका आंसर निकालते हैं हम लोग। फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी बताओ बोल रहा है, v फाइनल वेलोसिटी है। u तो भाई 0 लेंगे क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, u 0 हो गया। a कितना दिया है? 50, और t कितना दिया है? 10। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके का आंसर, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ये भी ऐसे भी पूछ सकता है, मान लो बोल देगा कि फाइनल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड हो जाता है बोल देगा। एक यहां पर छोटा सा और मैं बता देता हूं। मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी है वो 1000 मीटर हो जाता है, 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी दिया है 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और टाइम लगता है, चलो 10 सेकेंड ही ले लेते हैं, 10 सेकेंड का टाइम लगता है बोल रहे हैं। और 0 से स्टार्ट करता है, मतलब u इज इक्वल टू 0 है। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना एक्वायर करेगा, मतलब कितना एक्सेलरेशन लगाया उसने, एक्सेलेटर को दबाया तो कितना एक्सेलरेशन लगा, ये चीज़ वो पूछेगा। तो फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u की जगह हम लोग पुट कर देंगे 0, a की जगह हम लोग a रहने देंगे, इंटू टी कितना लग गया? 10 लग गया। और v कितना है भाई? v तो 1000 है। अब पक्षांतर वगैरह करते हैं, पक्षांतर करने के बाद a तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो a कितना होगा? a इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। इसको पक्षांतर वगैरह कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मतलब LHS को RHS में शिफ्ट कर लीजिएगा, तो फिर ये इतना निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके का ये तो पहला इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम टेकन। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। अगला जो फार्मूला है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन है। तो मान लेते हैं कि कोई कार है, उसका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। तो क्वेश्चन से देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बना देता हूँ आप लोग के लिए। ये एक कार है, ठीक है, कार है। अब ये जो कार है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी होता है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कुछ स्पीड से चल रहा था ये। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इतना एक्सेलरेशन प्राप्त करने में, मतलब इतना एक्सेलरेशन अटेन करने में इसको टाइम लगा। टाइम कितना लगा है भाई? 2 सेकेंड का टाइम लगा। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। अब u कितना है? 2 मीटर। टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। अब देखते हैं भाई कितना आता है। बारह मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ये आंसर आएगा आप लोग का। 2 दूने 4 और 4 दूने 8, 8 4 12, ठीक है। 12 मीटर का आएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 12 मीटर। ओके, तो ये है, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट देकर इनिशियल वेलोसिटी पूछ लेगा, एक्सेलरेशन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक एमसीक्यू का सेशन लगाऊंगा मैं फोर्स पढ़ाने के बाद उसमें मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। थोड़ा सा और डिटेल जाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्टिक्स पे काम करेंगे उस पर। अभी तो फिलहाल समझने के लिए कि ये जो फॉर्मूला है, इसकी समझ क्या है। इसकी समझ ये है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो इसकी समझ है। ये क्वेश्चन के साथ में जो बता रहा हूँ, ये उसकी समझ है। फॉर्मूला का जो समझ है ना, वो होना चाहिए पहले, तभी तो हम लोग जाके आगे जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगले फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला जो कि है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये जो फॉर्मूला है, इस पर v तो है इनिशियल वेलोसिटी, v तो है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। यहां पर अगर मान लेते हैं कि एक एथलीट है, वो दौड़ना स्टार्ट करता है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो 0 होगा क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 0, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड पे आ जाता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और वो दूरी कवर करता है, कितना दूरी कवर करता है? 100 मीटर करता है, 100 मीटर का जो दूरी है वो कवर करता है, 100 मीटर की दूरी कवर करता है। तो बताइए उसने कितना एक्सेलरेशन एक्वायर किया? तो इस चीज़ पे v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर कितना होगा? v मतलब यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है भाई, पक्षांतर वगैरह करके। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, u का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन तो ये, और डिस्प्लेसमेंट कितना? 100 मीटर। ये हो गया। तो ये तो आ जाएगा 100
और ये हो जाएगा 200, 200 ए इज इक्वल टू 100/200 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसने एक्सेलरेशन एक्वायर कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे और इस तरीके से आपको ये तो फॉर्मूला, तो तीनों फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। तीनों फार्मूला याद रहना चाहिए भाई, इसका कोई जुगाड़ नहीं है, याद तो होना ही चाहिए। एक बार फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ, एक बार आप लोग को फिर से रिकैप करा देता हूँ। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों फॉर्मूले हैं। इसमें वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हैं। तो वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये चारों चीज इन फॉर्मूला में समाहित है। किसी में टाइम है, किसी में टाइम नहीं है, वो एक अलग बात है, वो तो रिलेशन पे डिपेंड करेगा, वो तो रिलेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये तीनों फॉर्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए मुख्य जुबानी, ताकि हम एग्जाम में लगा पाएँ और न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँ। जो मैं न्यूमेरिकल का सेशन लूँगा, फोर्स पढ़ाने के बाद फोर्स का वीडियो डलेगा, उसके बाद मैं एक डेडिकेटेड न्यूमेरिकल का सेक्शन लूँगा, मतलब कि सेशन लूँगा, जिसमें कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा। तो उस पर ये रहेगा, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोगों का जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा 2 टॉपिक जो है छोटा छोटा, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको देख लेते हैं। एक एक प्रॉपर्टी बस याद रखना है, हमारे सिलेबस में इतना ही। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब कि वृत्तीय गति। ये एक पार्टिकल है जो इस पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये सेंटर है, या इसको दूसरा एक पार्टिकल ले लेते हैं। इस पार्टिकल का चारों तरफ ये दूसरा पार्टिकल घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल घूम रहा है। मतलब कि ये जो पार्टिकल है वो इसके चारों ओर, इसके चारों ओर घूम रहा है, इसके चारों ओर घूम रहा है। तो ये जो घूमना है सर्कल में, उसे ही हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डिस्टेंस, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, डिस्टेंस बाय टाइम होगा, जो भी है। तो स्पीड निकालेंगे सबसे पहले, तो वेलोसिटी नहीं, हम स्पीड निकालेंगे, इसका स्पीड निकालेंगे। तो हम इसका स्पीड निकालेंगे। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से लेकर के पूरा सर्कल, पूरा राउंड, एक राउंड कंप्लीट करता है। तो ये टोटल डिस्टेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन टी। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर सर्कुलर मोशन फॉर द स्पीड। ये हम लोग को याद रखना है। अगर पूछ देता है तो भाई 2 पाई आर जो है सर्कमफेरेंस है, जो ये निकालेंगे, सर्कमफेरेंस बाय टाइम कर लेंगे, 2 पाई आर बाय टी।
और ये निकल जाएगा। सर्कमफेरेंस जो है वही डिस्टेंस होगा। तो ये तो मैं आप लोग को बताया था कि अगर इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो भाई इधर जाना चाहता है, वेलोसिटी तो इधर जाना चाहता है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, ये 90 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, इसके साथ ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री, ऐसे हर पॉइंट पे ये 90 डिग्री बनाता है और अपने ओर खींचता है। तो जो इधर जाना चाहता है वो इधर मुड़ जाता है भाई, इधर जाना चाह रहा है वो इधर मुड़ जाएगा, और इधर जाना चाह रहा है वो इधर मुड़ जाएगा। इस तरीके से ये गोल घूमने लगता है। वही जो मैं पहले आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था। तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन भी हम लोग अपना कंप्लीट है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन होता है, और v = 2πr/t इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग को लेना है। आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की ओर। प्रोजेक्टाइल मोशन पे चलते हैं। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो भाला फेंकने वाला जो है वो स्टैंडर्ड एग्जांपल है। मान लेते हैं हमने यहाँ से एक भाला फेंका यूं करके, वो उड़ता हुआ यहाँ तक गया, ऊपर तक, और फिर नीचे आकर धंस गया, नीचे गिर गया, जमीन पर धंस गया। तो ये जमीन से बना हुआ जो एंगल है वो थीटा है। तो अगर मान लीजिए हम लोग को सबसे ज्यादा दूर फेंकना हो, हम लोगों को अगर सबसे ज्यादा दूर फेंकना हो कि ये दूर जाकर गिरे, ये सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरे, तो हम लोगों को यहाँ पर एंगल कितना लेना पड़ेगा, ये आप लोग को याद रखना है। ये 45 डिग्री पर फेंकने पे अधिकतम दूरी जाता है। ये जो रेंज है इसको रेंज कहते हैं। रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आप याद रखिए, ये याद रखिए, ये प्रॉपर्टी याद रखिए। इतना में लगभग हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट है, और आगे जो है फोर्स पढ़ेंगे। अब इतने में चैप्टर कंप्लीट है, और एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा मैं एक सेशन लेकर पूरा। ठीक है, टाटा, बाय बाय बाय, ओके।